चलो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? यदि कहीं पे इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि दोनों बैलेंस्ड कंडीशन में कोई भी चीज, जैसे इक्विलिब्रियम, मान लो एक तराजू है हमारे पास और बीच में हमने क्या किया, इसमें तराजू क्या होता है, दो पलड़े होते हैं, दोनों इक्विलिब्रियम में होने का। अब जैसे कोई भी चीज तौलना है तो क्या करते हैं, पहले तराजू को उठाए, दोनों साइड देख लिए बराबर है या नहीं है, बराबर है इसका मतलब क्या है, बंदा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, मतलब जितना फोर्स इस साइड से लग रहा है उतना ही फोर्स इस साइड से लग रहा है, तो दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रहा हो तब तो हम इक्वली ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तराजू हवा में आएगा। तो क्या है, यहाँ पर तीन फोर्स लग रहे थे इस बॉडी के ऊपर, तीनों क्या कर रहे हैं, एक साथ मिलकर इसको क्या कर रहे हैं, रेस्ट कंडीशन में रखे हुए, मतलब ये बॉडी किस कंडीशन में है, रेस्ट में, मतलब नेट फोर्स इस पे क्या आ रहा है, जीरो। दो फोर्स नीचे की तरफ, एक फोर्स ऊपर की तरफ, तीनों फोर्स का रिजल्ट क्या हुआ, बंदा रुका हुआ है, मतलब नेट फोर्स जीरो। तो कह सकते हैं, जैसे यहाँ देखोगे एक बॉल इस तरफ रखे हुए हैं, एक तरफ बॉल इस तरफ रखे हुए हैं, तो क्या होगा, कहानी में क्या है, ये बॉल कैसा फोर्स लगा रहा होगा, इस डायरेक्शन में, ये भी बॉल फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, इस दोनों को सपोर्ट में ये वाला बॉल कैसा फोर्स लगा रहा होगा, अपर डायरेक्शन में। यदि ये लगा रहा है एफ, ये भी लगा है, सेम बॉल है एफ, तो ये कितना लगा रहा होगा नीचे से 2f का फोर्स। तो क्या होगा इक्विलिब्रियम का मतलब, ये इक्विलिब्रियम कब होगा, जब ये जितनी हाइट पे उतनी हाइट पे ये रुका रहे, ठीक है। तो ये f नीचे लगा रहा था, ये भी नीचे की तरफ f लगाएगा, तो ये बंदा कितने सपोर्ट में खड़ा होगा। अब मान लो तुम्हारे एक हाथ पे, ठीक है, एक 5 किलो का बच्चा है और एक हाथ पे दूसरे साइड में 5 किलो का बच्चा है, तुम कितना फोर्स लगाओगे दोनों को उठाने के लिए, 10 किलो का वेट उठा सकते हो ना, तो 10 किलो हमको चाहिए उठाने के लिए उस दोनों बच्चे को दोनों हाथ पे। जैसे ये F है, ये F है, तो नीचे से कितना लगाएगा 2F, ठीक, हाँ। तो मेंशन किया तब तो जीरो हुआ होगा। देखो ये फोर्स कैसा लगा रहा है, नीचे की तरफ, हम लोग क्या पढ़े जाता है, ऊपर की तरफ फोर्स को मान लो पॉजिटिव मानते हैं, नीचे के डायरेक्शन में फोर्स को कल पढ़े थे ना, नीचे के डायरेक्शन में फोर्स को क्या मानते हैं, नेगेटिव, इस साइड वाले को पॉजिटिव, इस साइड वाले को नेगेटिव। तब यहाँ सारा का सारा तो क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होता है उसको नेगेटिव और अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होता है पॉजिटिव। इस पूरे बॉडी की बात करें तो अब नीचे की तरफ कितने फोर्स है, ऊपर की तरफ कितने फोर्स, ऊपर की तरफ ये वाला फोर्स, ये ऊपर दिखा रहा है मतलब 2f पॉजिटिव, नीचे की तरफ कितना है, ये भी f, ये भी f, नीचे की तरफ तो माइनस f, कितना हुआ नेट फोर्स इसके ऊपर, जीरो हुआ। क्या कहेंगे, ये बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। या यहां देखोगे, मान लो ये तीन बहादुर मिलके, ये जो तीन बहादुर हैं, ये रस्सी को इधर खींच रहे हैं, ये तीन बहादुर भी इधर खींच रहे हैं, लेकिन रस्सी का जो है ना दाएं जा रहा है ना बाएं जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इससे इक्वल फोर्स दोनों डायरेक्शन में लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में वही फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में भी वही फोर्स लग रहा है, तीनों मिलके उतना ही फोर्स लगा रहे हैं जितना इस डायरेक्शन में लग रहा है। यदि ये F, ये भी हमारा F, तो नेट फोर्स कितना है इसके ऊपर, राइट हैंड साइड पॉजिटिव मतलब प्लस F, मतलब प्लस F, और लेफ्ट हैंड साइड वाले को नेगेटिव मतलब माइनस F, तो नेट फोर्स कितना है इसके ऊपर, जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। इक्विलिब्रियम का मतलब बॉडी, अच्छा बहुत अच्छा सा चीज है कि क्या इक्विलिब्रियम में बॉडी रहेगी तो क्या वो रेस्ट में रहना जरूरी है, क्या कोई बॉडी है, ठीक है, तो उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये बॉडी रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है, ठीक है। अब रेस्ट में हो सकता है इसका मतलब क्या है, जैसे अभी हम खड़े हैं, हम क्या खड़े हैं तो रेस्ट में, मतलब हम जितना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में किस पे लगा रहे हैं, अर्थ के ऊपर लगा रहे हैं, उतना ही फोर्स हमारे ऊपर का अर्थ लगा रहा है, ठीक है। हमारे ऊपर और कौन सा फोर्स लग रहा है, एटमॉस्फेयर का फोर्स लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर वर्क कर रहा होता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमारे ऊपर है, शरीर हमारा क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है। तो रेस्ट के कंडीशन में मान लो ये हमारा एक बहादुर है, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है इसके ऊपर, डाउनवर्ड डायरेक्शन से इसको रिएक्शन फोर्स लग रहा है, ये नीचे की तरफ क्या लगा रहा है, अपना वेट लगा रहा है, ये सारे फोर्स मिलके क्या होगा, नेट फोर्स यदि जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या है, बॉडी हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। अब मोशन की बात की जाए तो नॉन एक्सीलरेटेड मोशन, मतलब यदि किसी मोशन में
एक्सेलरेशन ना हो, मतलब तुम बैठे हुए, तुमको कोई एक लात नहीं मारा है जब तक, तब तक तुम क्या हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हो, ठीक है। यदि स्पेस में ले जाकर कोई तुमको लात मार देगा तो तुम जिस स्पीड को पकड़ोगे उसी स्पीड से भागते चले जाओगे, ठीक है। वहां क्या होगा, कंटिन्यूअसली फोर्स लगा, मतलब एक्सेलरेशन मिला, बंदे को कोई रोकने वाला है नहीं, तो क्या होगा, हराते हुए निकल जाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में, मतलब एक्सेलरेशन जिस समय जीरो हो उस टाइम हमारा क्या होगा, बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा। मतलब समझते हैं थोड़ा सा, जैसे कोई हमारे पास ये कार है, कार नहीं है, बस है। इस बस में इंजन किस तरह फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इंजन लगा रहा है। चक्का किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन चक्का फोर्स लगा रहा होता है, लगा रहा है। लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या है, मान लो कांस्टेंट है, मान लो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल रही है, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, जितना फोर्स ये बहादुर इंजन लगा रहा है इसके ऊपर उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में है। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन का फोर्स और बैकवर्ड डायरेक्शन का फोर्स इक्वल है। तो बॉडी क्या है, मोशन में भी है और इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी है। तो कह सकते हैं बॉडी मोशन में रहेगा तो भी इक्विलिब्रियम में होगा जब एक्सेलरेशन उससे जीरो, रेस्ट में तो बंदा रहेगा ही। जैसे ये हमारा रेस्ट की कहानी है, इसमें हमारा कौन है, ये बॉडी हमारा, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में F, इस डायरेक्शन में यदि हम F लगा दिए, इस डायरेक्शन से भी, चलो मान लो ये F1, F2, ये हमारा F3, और तीनों का फैक्टर सम मतलब F नेट क्या हो, जीरो के बराबर। इट मींस F1 फैक्टर प्लस F2 फैक्टर प्लस F3 फैक्टर का सम क्या होना चाहिए, जीरो। तो बॉडी हमारा किस में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी। अब इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स, कॉन्करेंट फोर्स का मतलब क्या होता है, यदि कोई फोर्स एक पॉइंट पे लग रहा हो, अब जैसे कि मान लो ये हमारा एक पॉइंट है, इसके ऊपर कैसा फोर्स लग सकता है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है। ऐसा भी कहानी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि भाई ऐसा बाहर की तरफ, ऐसा भी हो सकता है कि एक इधर से आ रहा है, एक इधर से जा रहा है, एक इधर को आ रहा है। मतलब क्या होना चाहिए, if all the forces working on a body acting on a same point, यदि एक ही पॉइंट पे सारे फोर्स लग रहे हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये सभी फोर्स इसी पॉइंट पे लग रहा है, ये भी इसी। सेंटर ऑफ मास का नाम सुने हो, ये सब सेंटर ऑफ मास का नाम सुने हो बुआ, देखो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, बहुत एकदम आसानी से समझो। जैसे ये हमारी बॉडी है, ठीक है, इसका एक ऐसा सेंटर, एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम पिन को टिका दे तो ये पूरी बॉडी उस पिन के ऊपर आ जाएगी। जैसे हम मान लो यहाँ पे इसको रखे, ये टिक गया, क्या इसको हम राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड रखें तो ये टिकेगा, नहीं टिकेगा। तो मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, कहीं ना कहीं जहाँ पे मेरा उंगली और ये टिक गया उसी के कहीं ना कहीं सेंटर पे होगा। तो सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है, किसी बॉडी पे जो फोर्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो एक पॉइंट के अराउंड करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के अराउंड यदि हम एक छोटा सा पिन जिससे सिलाई करते हो, ठीक है, या अभी टीका लगवाने गए होगे तो टीका जिस पिन से लगा होगा, जिस सुई से लगा होगा, उस पिन के दम पे भी एक हाथी को खड़े किया जा सकता है। कभी सर्कस देखा है, सर्कस देखे हो सर्कस, तो सर्कस में देखते हो छोटे से टूल पे भी हाथी को बैठा दिया जाता है, मतलब एक सा टूल है, इसके ऊपर ये हाथी क्या है, बैठ गया है। कैसे बैठ जाता है, तो अपना सारा के सारा सेंटर ऑफ मास जो उस बॉडी का है उसको क्या किया, टूल के सेंटर के हिसाब से मैच कर दिया, तो उससे क्या हुआ, पूरा हाथी उस लेवल पे आ सकता है, वरना हाथी कितना बड़ा होता है पता ही है। तो सेंटर कॉन्करेंट फोर्स का मतलब क्या, सारे के सारे फोर्सेस क्या होने चाहिए, किसी एक पॉइंट पे जाके मिलने चाहिए, या इससे पास जाए या इससे दूर जाए, या एक आ रहा है एक जा रहा है, तो हमको क्या बोलेंगे इसको, कॉन्करेंट फोर्सेस। तो क्या सकते हैं, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी मस्ट भी क्या होना चाहिए, जीरो। अभी जस्ट पहले ही पढ़े इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी क्या होना चाहिए, सारे के सारे फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो के बराबर। अब जैसे इसको समझो, यहाँ क्या है, एक फोर्स यहाँ लगता हुआ दिख रहा है, एक फोर्स यहाँ लगता हुआ दिख रहा है, एक फोर्स यहाँ लगता हुआ दिख रहा है। तीनों फोर्स को जब आगे की तरफ मूव करेंगे तो किस पॉइंट पे पहुंचा, इस ओ वाले पॉइंट पे, मतलब एक पॉइंट के ऊपर पहुंचा। यदि ये बॉडी हमारा किसमें है,
इक्विलिब्रियम में है, मतलब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो चाहे वो रेस्ट कंडीशन में हो, तो क्या होगा इसका कहानी। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या चीज, तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि यदि बॉडी किसमें हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हो, तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 इज इक्वल टू क्या, 0, क्योंकि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, सम का साइन होता है ये, इसका मतलब होता है सम, ठीक है। तो सम ऑफ वेक्टर क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3, इस पॉइंट पे कितने फोर्स लग रहे हैं, F1 F2 और F3, तीनों का सम क्या होना चाहिए, वेक्टर सम 0 के बराबर, तो बॉडी क्या होगी इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, बॉडी या रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म मोशन में होगा, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। आप जैसे ऐसा वाला प्लेन देखे होगे, प्लेन देखे हो, नहीं देखा है, क्रेन में क्या होता है, हमारे पास जैसे ये क्रेन का हुक है, ओके, ये किसके साथ, रस्सी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पे हमारा ऐसे करके फंसा हुआ रहता है, और यहाँ पे क्या लटका देते हैं, कोई मास को उठाने का काम करता है क्रेन। अब ये क्रेन जितना ये मास नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, उतना ही फोर्स जब क्रेन ऊपर की तरफ लगा रहा होगा। अब उसको पकड़ के रखने के लिए, मान लो 5 किलो का बटखारा पकड़े हुए हो, तो उसको कैसे मैनेज करके रखोगे यहाँ पे, तो मतलब 5 किलो का जितना वेट लगा रहा है नीचे, तो उतना ही तुम फोर्स ऊपर लगा रहे होगे, तभी ना बाहर हवा में टिकेगा। तो मतलब क्रेन में कितना फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, F का, और नीचे की तरफ की बॉडी हमारा क्या लगा रहा होगा, F का। यदि वो रुका हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। यदि इक्विलिब्रियम पे नहीं होता तो क्या होता, मान लो इसका ज्यादा वेट है, नीचे आ जाएगा, क्रेन को पूरा लेते हुए नीचे आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन आ गया। यदि बॉडी को ऊपर लेके जा रहा है, ये अभी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे, यदि बॉडी को ऊपर लेके जा रहा है तो इसको क्या होगा, 5 किलो का बटखारा को ऊपर उठाने के लिए और ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है, ज्यादा मेहनत कर रहा होगा, तो अभी क्या है, नीचे की तरफ भी है, ऊपर की तरफ भी है, तो बॉडी हमारा किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो इक्विलिब्रियम के लिए कॉन्करेंट फोर्स के लिए क्या होना चाहिए, नेट फोर्स किसी बॉडी के ऊपर 0 होना चाहिए, मतलब x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं सब क्या होने चाहिए, 0। कल हम लोग पढ़े थे कोई चीज, ठाकुर जी तो चल ही गए थे, सिग्मा fx सिग्मा fy पढ़े थे कल के साथ, तो यदि सिग्मा fx की वैल्यू कितनी, 0, सिग्मा fy की वैल्यू कितनी, 0, और सिग्मा fz की भी वैल्यू कितनी, 0 हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। या वेक्टर के टर्म में लिखेंगे तो हम जस्ट पीछे भी लिखते हैं कि सारे वेक्टर्स जितनी फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहा है सबका सम यदि 0 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन। कॉन्करेंट का मतलब क्या है, यदि सारे के सारे फोर्स एक पॉइंट पे लग रहे हैं तो उसको कॉन्करेंट बोलते हैं। अब लामीज थ्योरम क्या कहता है, इसके स्टेटमेंट को समझोगे, if 3 forces acting on a particle kept in equilibrium, 3 फोर्सेस किसी पार्टिकल के ऊपर लग रहा है और उसको कैसे रखे हुए हैं, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में। मतलब क्या है, बॉडी हमारा कैसा होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, बॉडी हमारा या रेस्ट में होगा या क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में होगा, या कह सकते हैं इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। यदि 3 फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लग रहा है, किसी पॉइंट पे लग रहा है, तो उसके कारण बॉडी किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो, यही है ना। Then each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces। तो हर एक जो फोर्स हमारा होगा वो किसके बराबर होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा। यदि हम F1 की बात करें तो F1 किसके प्रोपोर्शनल, अदर दो जो फोर्सेस हैं उसके बीच के एंगल के साइन के, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा। यहाँ अल्फा लिखा हुआ है, यह एंगल कितना है, अल्फा। उसी तरह F2 की बात करें तो F2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, F2 ये। तो बाकी दो फोर्स बचे F2 और F3, इस दोनों के बीच का एंगल कितना, बीटा, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, साइन बीटा के। उसी तरह F3 किसके प्रोपोर्शनल होगा, कैसा,
साइन गामा के। अब प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो क्या लगाते हैं हम लोग? कांस्टेंट क्या लगा सकते हैं? साइन गामा। अब इस दोनों का रेशियो निकालो, क्या होगा? f1 बाई f2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k साइन अल्फा बाई k साइन बीटा। k से k साफ, तो लिख सकते हैं f1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना? f2 बाई साइन बीटा। लिखा जा सकता है f1 बाई साइन अल्फा f2 बाई साइन बीटा। उसी तरीके से यदि हम इस दोनों का रेशियो निकालते हैं, निकाल सकते हैं f2 बाई f3 का, तो वहां से हमको क्या मिल जाएगा? ये वाला रिलेशन। और दोनों रिलेशन को इक्वेट करोगे तो हमको मिल जाएगा कौन सा? ये पूरा रिलेशन। जैसे हम चलो इस दोनों को लेते हैं, f2 बाई f3 को क्या लिख सकते हैं? f2 बाई f3 इज इक्वल टू कितना? k साइन बीटा बाई k साइन अल्फा। k से k साफ, मतलब साइन बीटा बाई साइन अल्फा। तो लिख सकते हैं f2 बाई साइन बीटा इज इक्वल टू f3 बाई साइन गामा गामा। साइन गामा लिखा जा सकता है। अब ये इक्वेशन नंबर मान लो 2 है, ये इक्वेशन नंबर क्या है हमारा? 1 है। अब यहाँ इस दोनों को देखेंगे, f1 बाई साइन अल्फा इक्वल टू दिस f2 बाई साइन बीटा, f2 बाई साइन बीटा इक्वल टू f3 बाई साइन अल्फा। तो दोनों को इक्वेट करके इतना निकाला जा सकता है। ये इक्वेशन ध्यान में रखना है। अब ये फिगर तो है, कभी कभी ऐसा फिगर भी दिया हुआ रहता है। आप थोड़ा गौर फरमाओगे इस फिगर के ऊपर। यहाँ तक समझ में आया कि सर? इसको इतना सिर्फ याद रखना है, ये डेरिवेशन कहाँ से आया, क्यों आया, इसका टेंशन नहीं लेने का, लेकिन ये हमको याद होना चाहिए। अब देखो ये हमारा कितना एंगल है? मान लो ये अल्फा दिया हुआ है, ये हमको बीटा दिया हुआ है, ये गामा दिए हुए ऐसा हम इसको मिटा रहे हैं। हमको कैसा दिया हुआ है? कैसा 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 ऐसा ऐसा ऐसा, ये दिए हुए है और ऐसा दिए हुए है, और ये दिया हमको अल्फा, ये दे दिया हमको बीटा, और ये हमको दे दिया क्या? गामा। इतना दे दिया है, कोई तकलीफ? अब इसको हम चाहते हैं सारे के सारे को एक पॉइंट पे लेके आ सकते हैं, एक पॉइंट पे। इसके देखो, चलो इस पॉइंट से ही हम चर्चा करते हैं। इस पॉइंट से ये बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब ये बाहर की तरफ जा रहा है। इस पॉइंट पे ये आ रहा है, तो इस पॉइंट से आगे की सोचेंगे तो ये ऐसा दिखाएगा ना, कुछ ऐसा दिखेगा। इस साइड को हम क्या माने थे? इसको हम माने थे f1, इसको माने थे f3, इसको माने थे f2। तो f1 ये हमारा और f2 ये एंगल कितना था? बीटा। हम लिख लिए इसको बीटा। उसका इसकी बात करें तो ये बंदा कैसे जा रहा है? इस तरीके से, मतलब इसको पैरेलली यदि शिफ्ट करते यहाँ से यहाँ, तो ये हमारा कैसा होता? ऐसा होता कुछ। और यही एंगल कितना है? क्या है? गामा। और अल्फा कौन सा था? ये वाले और ये वाले के बीच का, मतलब ये हमारा हो गया अल्फा। ये और ये में क्या अंतर है? कुछ नहीं अंतर है। f1 के सामने यहाँ भी क्या था? अल्फा अल्फा। f2 के सामने क्या था? f3 है ना, ये हमारा f2 है। f2 के सामने बीटा और f3 के सामने गामा। सेम कहानी। चाहे ऐसा लिखा हुआ हो कि एक्सटर्नल एंगल किसी का दिए हुए ट्रायंगल में, तो भी कहानी सेम है। समझ लो बात को। ऐसा भी दिया हुआ हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो, नहीं हो तो अपना दिमाग लगा के करना है कि कैसे इसको तीन फोर्सेस को इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डाला जाए। ये फार्मूला कब लगेगा? जब बॉडी कैसा हो? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हो, मतलब उसमें एक्सीलरेशन क्या हो? 0। क्या करें? PQ आर द थ्री फोर्सेस, कोप्लेनर फोर्सेस, मतलब एक प्लेन में है, एक्टिंग एट ए पॉइंट, एंड आर इन किसमें? इक्विलिब्रियम, मतलब ये बॉडी कहीं भी नहीं जा रही है, मतलब ये बॉडी रेस्ट कंडीशन में, किसमें है? रेस्ट कंडीशन में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो, चाहे इसको हम बोल सकते हैं एक्सीलरेशन इसका 0 हो। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? जस्ट लामीज थ्योरम में क्या लिख सकते हैं इसको? P बाई क्या चीज? sin θ1 इज इक्वल्स टू Q बाई
बी में करोगे आंसर बी नहीं, क्यू बाई कितना, क्यू बाई साइन थीटा 2 इज इक्वल्स टू कितना, P हमारा फोर्स है, वहां F1 F2 F3 फोर्स होता था, यहाँ पे क्या है P Q और R फोर्स है। हाँ बोलो, नहीं लेके हम पूरा लिख रहे हैं, अब हमको आने दो आगे। और R बाई क्या लिख सकते हैं, साइन 150 डिग्री। अब हमको पूछ किसका रहा है, R की वैल्यू पूछ रहा है, R की वैल्यू पूछ रहा है, और क्या हमको दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, P की वैल्यू दी गई है, और थीटा 1 की वैल्यू हमको पता है, तो हम यहाँ से पकड़ लेते हैं P sin थीटा 1 is equals to R by sin 150 डिग्री 150 डिग्री। अब P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू दिया हुआ हमको कितना 1.9318 और sin थीटा 1 की वैल्यू कितनी दी गई है 0.9659 इज इक्वल्स टू R, और sin 150 की वैल्यू कितनी होती है, ये हमारा क्या हो जाएगा cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तुमको तो याद नहीं रखना है ना होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी R की वैल्यू कितनी, R की वैल्यू आ जाएगी हमारे हिसाब से 1। ये हॉरिजॉन्टल है, इस तरफ कितना दिया है 30 न्यूटन का फोर्स दे दिया है, ये वर्टिकल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 30 है, ये टोटल एंगल कितना होगा, ये वर्टिकल है हमारा तो 90 प्लस 30 कितना 120 डिग्री, और एक तीसरा फोर्स लग रहा है W नीचे की तरफ, तो ये नीचे लगेगा तो हॉरिजॉन्टल के साथ तो ये 90 का ही बनाएगा ना, तो ये 30 रहा है तो ये कितना होगा 60, यदि वर्टिकल के साथ ये 30 बनाया तो 60 इधर बचा, तो ये टोटल एंगल कितना 60 प्लस 90 कितना 150। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, इस पे लग रहा है हमारा टेंशन, तो हमको पूछ क्या है सबसे पहले द वेट W एंड टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, T और W हमको निकालना है, तो सबसे पहले इक्वेशन इसका लिखना शुरू करें, कैसे लिख सकते हैं, ये एंगल हमारा कितना 120, ये 150, ठीक है। अब हम उसका इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे T बाई sin 90 इज इक्वल्स टू कितना W बाई कितना 120 और 30 बाई sin 150। अब 30 बाई sin 150 की वैल्यू निकाल सकते हैं, sin 150 कितना, अब जस्ट निकाल लेते हैं पक्का, तो ये हमारा हो गया 1/2, मतलब ये किससे बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से हम एक एक करके इक्वेशन लेते हैं, T बाई sin 90 इज इक्वल्स टू कितना 30 और हमारा sin 150 की वैल्यू 1/2 होती है, तो लिख सकते हैं कितना 60, सॉल्व करेंगे तो T इक्वल्स टू कितना हो जाएगा sin 90 into 60, sin 90 की वैल्यू कितनी 0, बहुत बढ़िया, मतलब 1 into 60, इसका मतलब 60, क्या चीज में है, इसमें भी है न्यूटन में दिया हो तो न्यूटन में है, तो न्यूटन में है, कहिया याद हो कहिया। दूसरा हमारा किसको पकड़ लेते हैं W बाई sin 120 इज इक्वल्स टू ये कितना 60, तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी W इक्वल्स टू 60 into sin 120, sin 120 की वैल्यू कितनी sin 120 की वैल्यू बोलो, ये हो गया 30√3,
तो हमको किसका किसका पूछा था, W पूछा था, W की वैल्यू कितनी कितनी 30√3, 30√3 मतलब इसमें भी 30√3 है, इसमें भी 30√3 है, मतलब ये और ये तो होगा नहीं। तो दूसरा देखते हैं, T की वैल्यू कितनी 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 60, इसमें 60 है, मतलब आंसर करेक्ट आंसर इज बी। हो गया खत्म।